नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अमित और आप मेरे साथ सुन रहे हैं कहानियों का सफर। आज की कहानी एक बार फिर लिखी है अंजलि खेर जी ने और मेरा दावा है कि ये कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। आइए शुरू करते हैं सफर को। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे प्यारे पापा, मेरे आदर्श। अरे, हमारी लाडली बिटिया हमसे रूठ गई है। देखो, तुमको मनाने ये सेंटा क्लॉज आया है। जो मांगोगी तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। अरे अब मान भी जा मेरी लाडो। कहते हुए मेरे पति ने रिनी को गोद में उठा लिया। रिनी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ तो मेरे सेंटा, अब मेरे लिए घोड़ा बन जाओ। मैं आपकी पीठ पर बैठूंगी और फिर पीठ पर बैठा के मुझे वो गैलरी तक लेके जाना और फिर वहां से वापस लाना। और अगर अब मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपसे फिर से नाराज हो जाऊंगी। अरे ना मेरी परी, अब बिल्कुल नाराज मत होना। आजा आजा आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। और ये चली घोड़े की सवारी मेरी रानी बिटिया की। किचन में नाश्ता बनाते बनाते मैं अपने पति और बिटिया की बातें सुन रही थी। वैसे ये हर रविवार का किस्सा होता है। हफ्ते भर के बिजी शेड्यूल के बाद जब पति छुट्टी पर होते तो रिनी अपने सारे नाज नखरे उनसे उठवाया करती। पति भी रिनी की सारी फरमाइशें पूरी करते नहीं थकते। वो उसे दिलो जान से प्यार करते। सच, एक बिटिया के लिए उसके पिता दुनिया के वो सुपरमैन होते हैं जो उसकी हर फरमाइश पूरी करें। वो उसे सर आंखों पर बिठाए रखें, उसकी हर मान मनोबल पूरी करते रहें। और सच भी है, जहां एक और पापा के चौड़े मजबूत कंधे अपने बच्चे को हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं, वहीं दूसरी ओर आंखों के बाहरी सख्त हाव भाव के पीछे छिपे अपने दिल के टुकड़ों के लिए बेइंतहा प्यार की दास्ता बयान करते हैं। मम्मा, ये देखो मेरी सवारी। कहते हुए रिनी अपने पापा की पीठ पर सवार होकर किचन के सामने से बरामदे की ओर जा रही थी। उसकी आवाज सुन के मेरी तंद्रा भंग हुई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते लगाते मैंने दोनों को आवाज लगाकर बुलाया। हमने नाश्ता किया और उसके बाद मेरे पति रिनी को साइकिल चलाना सिखाने के लिए लेकर गए। रिनी साइकिल से गिरने से डर रही थी, तो ये बोले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम नहीं गिरोगी। और अगर गिर भी गई तो कोई बात नहीं। अरे गिरोगी तभी तो उठकर फिर साइकिल चलाना सीखोगी। गिरने से कभी मत डरना बेटा। इन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर मुझे अपने बचपन के दिनों की याद ताजा हो गई। मन में एक टीस सी उभर आई और यादों का धुंधलका सा छटने लगा। ऑफिस की जिम्मेदारियों के चलते वैसे तो पापा घर में कम ही मिलते, पर वो हमारे साथ जितना भी टाइम होते घर में उनकी उपस्थिति से गुलजार हो जाया करता। मेरे छोटे बड़े अचीवमेंट्स को सराहने से लेकर मेरे असफल होने पर आत्मविश्वास के साथ फिर से कोशिश करना जैसी बातें आपने मेरे स्वभाव में कूट कूट कर भर दी थी। मुझे याद है, जब मैं चौथी कक्षा में थी, फाइनल एग्जाम के पहले मुझे बड़ी माता निकल आई थी। अपनी व्यस्तता के बावजूद उस समय मेरी स्पॉन्जिंग से लेकर सुबह 4 बजे उठकर नंगे पांव देवी मां को जल चढ़ाने जाना, ये सारे काम अब बिना नागा किया करते। मुझे वो किस्सा भी याद है जब मम्मा को एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज पार्टी दी थी। उस दिन आप अपने रेगुलर टाइम से थोड़ा देर से उठे। मम्मा को लगा कि आप सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देंगे, पर आप उठे। आपने ऑफिस की मीटिंग की बात कहकर मम्मा को जल्दी से टिफिन तैयार करने को कहा। मां ने आपके हाथों में टिफिन देते हुए कहा, और कुछ तो नहीं चाहिए? कुछ भूले तो नहीं आप? पापा बोले, नहीं कुछ भी तो नहीं भूला। अच्छा हाँ, हो सकता है कि ऑफिस से आने में देर हो जाए मुझे, तुम अपने टाइम पर खा लेना और रिनी को भी खिला देना। पापा के जाने के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी तो मैंने उन्हें चुप कराया। मुझे समझ नहीं आया कि मम्मा क्यों रो रही है। मैंने पूछा तो बोली, कुछ नहीं रिनी, सर दर्द हो रहा है मुझे। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास पापा ने मम्मा को फोन करके कहा, सुनो तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में आता हूँ। आज मेरी कलीग का बर्थडे और उसने पार्टी में सबको बुलाया है। और हाँ, वो गाजरी रंग की साड़ी पहनना, खूब फपती है तुम पर।
और साथ में मैचिंग की एक्सेसरीज भी। रिनी को वो आसमानी फ्रिल वाली फ्रॉक पहनाना। कोई भी फंक्शन हो, मम्मा और मैं क्या पहनेंगे ये पापा ही डिसाइड करते, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी जबरदस्त थी। मम्मा ने पहले मुझे तैयार किया और फिर खुद तैयार हुई। उतने में ही पापा आ गए। हम दोनों को देखकर बोले, वाह क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही मां बेटी दोनों। मम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप बेडरूम में जाकर अलमारी से पापा के लिए चॉकलेट कलर का शर्ट निकाल के बेड पर रख दिया। पापा अंदर गए और जैसे ही उन्होंने शर्ट देखा, मां को बाहों में थामते हुए बोले, तुम्हारा भी जवाब नहीं, मेरे दिल की हर बात बिना कहे जान लेती हो। आज मैं बिल्कुल यही शर्ट पहनने वाला था। मैं तो आपके दिल की सारी बात जान लेती हूं, पर आप कहां मेरे दिल की बात समझ पाते हैं। अरे स्वीट हार्ट, किस बात पे नाराज है ये चांद का टुकड़ा मुझसे। वैसे एक बात कहूं, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। अच्छा चलो, देर हो रही है, हमें जल्दी पार्टी में पहुंचना है। तुमको तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। हम तीनों कार में बैठे तो पापा ने पूछा कि स्वरा का जन्मदिन है, क्या गिफ्ट लें उसके लिए। मां शायद गुस्से में थी, रूखी आवाज में बोली, डायमंड रिंग दिला दीजिए, आपकी कलीग है, खुश हो जाएगी। ओके चलो, तुम कहती हो तो उसके लिए डायमंड रिंग ही दिला देते, पर तुम पसंद करना। पापा ने सच में शोरूम के सामने कार पार्क कर दी तो मां बोली, अरे मैं तो यूं ही कह रही थी, आप उसके लिए कुछ दूसरा गिफ्ट ले लीजिए, डायमंड रिंग महंगी पड़ेगी। नहीं, एक बार जो हमारी मोहतरमा ने कह दिया सो कह दिया। चलो अब जल्दी से डायमंड रिंग पसंद करो। मम्मा शायद बेमन से कार से उतरी और डायमंड रिंग पसंद की। फिर हम तीनों एक बड़े से होटल पहुंचे। पापा ने एक हाथ से मेरा और दूसरे से मम्मा का हाथ पकड़ा और होटल के फैमिली सेक्शन की ओर बढ़े। जैसे ही हम गेट खोलकर अंदर पहुंचे, अंदर अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही हम पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश सी होने लगी। फिर लाइट की जगमग से सारा रूम जगमगा उठा। सामने टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखा था। पापा बोले, हे माय डियर, शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्यों, पसंद आया सरप्राइज? मम्मा की आंखों में पानी आ गया। पापा के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आपको याद थी शादी की सालगिरह और मैं बेवजह बस इतना ही बोली थी कि पापा बोले, ओहो, तुमको क्या लगा मैं भूल गया हूं? अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूं, आज ही के दिन तो इतना खूबसूरत तोहफा मिला था ना मुझे। फिर पापा ने मम्मी की पसंद की डायमंड रिंग निकालकर उन्हें पहनाई तो मैंने कहा, चलिए ना मम्मा पापा, अब हम केक काटेंगे। सच, पापा हर ओकेशन को अपनी प्लानिंग से इतना खूबसूरत और यादगार बना देते थे कि सबको मजा आ जाता था। पर कहते हैं ना कि कई बार जब हम बहुत खुश होते हैं, खुद को खुश नसीब समझते हैं और मानते हैं कि दुनिया की हर वो खुशी हमारे दामन में है जिसकी हर इंसान चाहत रखता है, तो ऐसा समय भी आता है जब हमारी खुशियों को किसी की नजर सी लग जाती है। जैसे हम बगीचे के सबसे खूबसूरत फूल को देख उसे तोड़ लिया करते हैं, ठीक वैसे ही शायद उस बागबान ने एक खूबसूरत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मेरे पिता को चुनकर अपने पास बुला लिया। हम दोनों मां बेटी जार जार रोते रहे, लेकिन एक बार गया व्यक्ति कहां लौट कर आता है। मुझे बहुत धुंधला सा याद आता है, मेरे पिता के शांत होने पर अस्पताल वाले उन्हें लेकर चले गए। उनके अंतिम संस्कार की विधि संपन्न नहीं हुई। ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर छोटी होने के कारण बस लोगों के मुंह से कहते सुना था कि पापा ने अंगदान कर दिए थे। रिश्तेदारों के लाख मना करने के बावजूद मम्मा ने पापा के अंगदान करने की इच्छा को पूरा किया। हालांकि मुझे उस समय इसका मतलब पता नहीं था। हर दिन, हर पल, हर समय पापा की यादें हमारे जहन में ताजा रहती। मैं तो मात्र 6ठी कक्षा में ही थी। मुझे गाने का बहुत शौक था। उस समय जब भी कोई मिलने आता, मुझे गाने को कहता तो मैं बस यही गाना गाया करती। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी
दिन बीतते गए। मम्मा को माँ पापा दोनों का प्यार मुझ पर बरसाने के लिए खुद को बहुत मजबूत करना पड़ा। स्कूल के फंक्शंस में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, जन्मदिन पर और मेरे हर अचीवमेंट पर हमें पापा की कमी कदम कदम पर महसूस होती। लेकिन पापा के प्यार और नसीहतों से मैंने धीरे धीरे खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना सीख लिया। मैं रोने की बजाय अपनी भावनाओं को डायरी में लिख लिया करती। लिखा करती कि आप होते तो ऐसा कहते, इस सिचुएशन में ऐसा करते। पहली बार मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ में पूरे मोहल्ले में मेरा गुणगान किया करते। कॉलेज के पहले दिन मुझे ढेर सारी नसीहतों के साथ भेजते। मुझे स्कूटी चलाना सिखाते। मेरी शादी में सारी खरीदारी आपकी पसंद से होती। फिर जब आप नाना बनते तो अन्नप्राशन में चांदी की कटोरी चम्मच से अपने हाथों से खिलाते। पर तकदीर तो हमसे कब से ही रूठ कर मुंह फेर के बैठ गई थी। एक बेटी के लिए उसके विवाह के मौके पर पिता का ना होना एक बदकिस्मती के समान ही था। लेकिन प्रकृति का तो नियम ही है, ये किसी के जाने से दुनिया वही नहीं थम जाया करती है। सो मेरी भी शादी की बात चल पड़ी थी। एक से एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बिन पापा के घर से विदाई और मेरे जाने के बाद मम्मा का घर में एकदम अकेले हो जाने की कल्पना से ही मैं सिहर जाया करती थी। समय भी कहां रुकता है। मां की लाखों समझाइश के बाद मैं शादी के लिए तैयार हुई। लेकिन शादी पक्की होने के बाद हर दिन, हर पल पापा की याद में मेरा मन अंदर से भीग जाया करता। अभी शादी पक्के हुए 3-4 दिन ही हुए थे कि घर पे किसी का फोन आया कि वो और उनकी पत्नी हमारे घर अगले दिन पहुंच रहे हैं। शादी की सारी तैयारियां उनके आने के बाद ही तय होंगी। फोन का रिसीवर रखने के बाद मम्मा हैरान परेशान हो गई कि आखिर वो कौन हैं जिन्हें वो जानती भी नहीं और बिन बुलाए मेहमान के जैसे उनकी बेटी की शादी की तैयारियों में शरीक होना चाहते हैं। अगले दिन दोपहर वो दोनों पति पत्नी हमारे घर आ गए। हालांकि अपरिचित होने के बावजूद उन्हें चाय नाश्ता सर्व करके हम प्रश्नवाचक निगाहों से उनके बारे में जानने को उत्सुक थे। हमारी जिज्ञासा जानकर उन्होंने हमें बताया कि हमारे पापा ने अंगदान किया था और पापा का हार्ट उन्हें डोनेट किया गया था। लेकिन इतने सालों से वो हमसे इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि डोनेशन के नियमों के तहत अंगदान करने वाले को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि किसे अंगदान किए गए। कुछ साल भारत में रहने के बाद जब उनके बेटे की नौकरी यूएस में लगी तो उनका बीच बीच में यूएस आना जाना लगा रहा। इस बीच वो दंपत्ति हमारी सारी खोज खबर हमारे परिचितों के माध्यम से ले लिया करते थे। पिछले साल ही भारत में लौटे तो उन्हें पता चला कि मेरी शादी की बात चल रही है। तो शादी पक्की होते ही वो मेरे पिता के समस्त दायित्वों का निर्वाह करने बिन बुलाए ही चले आए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और बोले, बिटिया मुझे अपना पापा ही समझना। देखो उनका दिल जो मेरे पास है। मेरे दिल ने ही ये कहा कि बिटिया की शादी में कोई कोर कसर ना रहे। सारी खरीदारी और रस्में मैं ही पूरी करूंगा। बस एक बार मुझे पापा कहकर बुलाओ। मुझे पापा कहकर बुलाने वाली प्यारी सी बिटिया मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैंने उसी रिवाज को बदस्तूर जारी रखने के लिए हम दोनों पति पत्नी ने अंगदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मेरा पूरा जीवन तुम्हारे पापा के नाम है। फिर उन्होंने अंगदान करने की पूरी कहानी मुझे और मम्मा को बताई और कहा कि वो हमारे परिवार और पापा के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया। सगाई के पहले मम्मा ने ससुराल वालों से उनका परिचय मेरे बड़े पापा कहकर कराया। फिर आगे मेरी सगाई और शादी की सारी रस्मों में उन्होंने पापा की सारी भूमिका निभाई और विदाई के समय कहा, बेटा ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे ससुराल जाने के बाद तुम्हारी मां अकेली है। हम मम्मा का पूरा ख्याल रखेंगे। मेरे पापा ने मुझे बताया कि मम्मा का ख्याल रखने के लिए उन्होंने बिल्कुल सामने वाला एक फ्लैट खरीद लिया है और अब वो तीनों एक साथ खाना खाते, एक साथ समय व्यतीत करते हैं।
इसलिए अब मम्मा की चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता था। सच, अंगदान एक ऐसा पुण्य कर्म है जो जीवन के बाद भी दूसरे जरूरतमंद लोगों के होठों पर खुशियां वापस ला सकता है। मौत की दहलीज पर खड़े व्यक्ति को नवजीवन देकर स्वयं को अमर बना सकता है। किसी परिवार को अनाथ होने से बचाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने इतना सटीक निर्णय लिया। दिन बीतते गए। हमारी शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको शादी की सालगिरह पर क्या उपहार चाहिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे अंगदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे इसके लिए फॉर्म चाहिए। सुनते ही मेरे पति हतप्रभ रह गए। बोले, अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि और पत्नियों की तरह तुम कोई गहना या कपड़े मांगोगी, पर तुमने तो बहुत अच्छा काम करने की प्लानिंग की है। तो चलो, क्यों ना अपनी शादी की पहली सालगिरह पर हम दोनों ही ऑर्गन डोनेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं। दोस्तों, कहानियों के सफर का पड़ाव आ गया, और ये वो खूबसूरत पड़ाव है जब हमारे पास भी मौका है पुण्य कर्म को कमाने का। कहानी की राइटर अंजलि खेर जी ने यूं ही ये कहानी नहीं लिखी। उन्होंने भी अंगदान का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, और कुछ दिन पहले कई लोगों से मेरा मिलना हुआ जो ऑर्गन डोनेशन को लेकर के उत्साहित हैं। अगर आपको लगता है कि अंगदान करके किसी का जीवन बचाया जा सकता है और किसी का कुछ भला किया जा सकता है, तो 1800-11-47770 इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ये नोटो ऑर्गन डोनेशन संस्थान का टोल फ्री नंबर है। और यहीं इसी मोड़ पर मैं अंजलि खेर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया इतनी अच्छी कहानी को पढ़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, थैंक यू सो मच। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए और शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का याद प्यार और नमस्कार।